हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप सभी आज का टॉपिक देख रहे होंगे, आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि सबसे पहले समझना है कि ये जो क्रांति हुई थी, ये जो विद्रोह हुआ था, इसका आखिर कारण क्या था, है ना। सबसे पहले कोई ना कोई मतलब कहीं झगड़ा अगर कुछ होता है कहीं पर, तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण होता है ना, कोई इश्यू हुआ होगा, उसी की वजह से कभी जो भी झगड़े होते हैं वो कुछ कारण की वजह से ही होते हैं ना। तो ये जो विद्रोह हुआ, ये जो 1857 का जो विद्रोह हुआ, आखिर इसका कारण क्या था। तो देखो 1857 की जो क्रांति है, जो उसका जो विद्रोह हुआ, उसका कोई एक कारण नहीं था। ठीक है ना, इसके बहुत सारे कारण थे, जिसमें कि आपका राजनीतिक कारण है, धार्मिक कारण है, प्रशासनिक कारण है, सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है। ठीक है, तो बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से 1857 का जो विद्रोह हुआ। ठीक है, तो आओ सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, जो राजनीतिक कारण है, ठीक है ना, उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो एक एक करके सब समझेंगे, राजनीतिक कारण, फिर सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, प्रशासनिक कारण, इन सभी को टॉपिक वाइज हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए राजनीतिक कारण में क्या है कि लॉर्ड डलहौजी की 1848 की हड़प नीति इसमें सबसे ज्यादा प्रमुख है। ठीक है ना, राजनीतिक कारण में लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी 1848 की हड़प नीति 1848। ठीक है, तो डेट भी याद रखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो हड़प नीति लाई गई थी वो 1848 की। ठीक ना, तो 1848 की जो हड़प नीति थी, जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी, वो इसका सबसे प्रमुख कारण था। ठीक है, तो आओ समझते हैं इसको और आगे क्या है। देखो डलहौजी ने अपने 8 साल के काल में कई राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। ठीक है, इस हड़प नीति के थ्रू, इस हड़प नीति के द्वारा लॉर्ड डलहौजी ने उसका जो 8 साल का जो कार्यकाल था, उसमें उसने कई राज्यों को इस नीति के थ्रू क्या किया था, अपने ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। ठीक है, तो अब चलो इसके आगे की कहानी क्या है उसको अब हम समझते हैं। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है कि अपने 8 साल के कार्यकाल में लॉर्ड डलहौजी ने, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, कि कई राज्यों को हड़प नीति के द्वारा अपने ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। ठीक है ना, तो अब आगे देखो डलहौजी की हड़प नीति के अनुसार यदि कोई, ठीक है इसको ध्यान से देखिए, मैं आपके लिए, मैं चाहती तो सिर्फ बोल के ही आपको पढ़ा देती, बट ये मैं लिखती इसलिए हूं ताकि वीडियो देखने के साथ जब मैं बोल रही हूं तो आप सुन रहे हैं, साथ साथ में ये लिखा हुआ भी आप देख सके। चाहे तो आप इसे वीडियो को पॉज करके इसे लिख भी सकते हैं, आपके लिए नोट्स की तरह ये पूरा रेडी है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए डलहौजी की हड़प नीति के अनुसार यदि कोई राजा नरेश, है ना, अगर निसंतान मर जाता था तो क्या होता था, तो उसकी जो रियासत होती थी वो कंपनी के अधिकार में चली जाती थी, है ना। मतलब जो हड़प नीति थी इसके अनुसार क्या होता था कि यदि किसी राज्य का राजा, ठीक है, किसी राज्य का राजा मर जाए और उसकी कोई औलाद ही ना हो, ठीक है, निसंतान मर जाए, बिना संतान के ही मर जाए, तो उसका जो राज्य होता था ना, वो क्या होता था, ऑटोमेटिक क्या होता था, वो अपने ब्रिटिश राज्य के अधिकार में चला जाता था। ठीक है, इसमें क्या किया था इन लोगों ने कि गोद लेने का जो अधिकार है, ठीक है ना, इसे खत्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था। मतलब कि किसी भी राजा को ये अधिकार नहीं था कि आपको अगर संतान नहीं है तो आप किसी दूसरे बच्चे को गोद नहीं ले सकते, आप उसको अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। ये जो गोद लेने का अधिकार है, इसे इस नीति के द्वारा, हड़प नीति के द्वारा खत्म कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस नीति का सहारा लेकर एक के बाद एक, ठीक है ना, इस नीति का सहारा लेकर एक के बाद एक सतारा, नागपुर, झांसी, अवध, संभलपुर और जैतपुर की रियासतें हड़प ली गई। ठीक है ना, इस नीति, हड़प नीति का सहारा लेकर के ये जितने भी राज्य हैं, ठीक है ना, सतारा, नागपुर, झांसी, अवध, संबलपुर और जैतपुर, इनकी जो रियासतें हैं वो हड़प ली गई। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो मैंने लिखा है सतारा, नागपुर, झांसी, अवध, संबलपुर और जैतपुर, ये उसी सीक्वेंस में है, उसी क्रम में है जिस क्रम में इन्हें हड़पा गया था। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पहले भी पूछा जा चुका है कि इनको क्रम में लिखिए। ठीक है, ये सारे नाम जो हैं ये सब
आपको ऊपर नीचे करके दे दिए जाते हैं और आपको इनमें बताना होता है कि इनको पूरा क्रम में लिखो, ठीक है ना। तो इसलिए याद रखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ क्रम में लिखा है कि पहले सतारा, फिर नागपुर, ठीक है, फिर झांसी, उसके बाद अवध, फिर संबलपुर और उसके बाद जैतपुर, ठीक है। इन सभी को हड़प नीति के द्वारा इन सभी रियासतों को हड़प लिया गया, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सब कुछ। अब आगे देखो, नाना साहब, ठीक है ना, नाना साहब की भी क्या कर दी गई, पेंशन बंद कर दी गई, ठीक है। नाना साहब को जो पेंशन मिलती थी उस पेंशन को भी बंद कर दिया गया इस हड़प नीति के द्वारा, ठीक है। यहां तक जो भी चीजें हैं सब कुछ क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि नाना साहब की पेंशन को बंद कर दिया गया है ना। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि बहादुर शाह ऐसी घोषणा की कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उनके जो वंशज होंगे वो क्या करेंगे, लाल किला को खाली कर देंगे, है ना। ये घोषणा की गई कि अब जो है बहादुर शाह जफर की जब मृत्यु हो जाएगी तो उसके जो वंशज हैं वो लाल किला को खाली कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे जो राजा, जो नरेश होते हैं, जो देसी राजा होते हैं, इनको अपना अस्तित्व जो है वो असुरक्षित महसूस होने लगता है, असुरक्षित दिखाई देने लगता है, ठीक है। इस हड़प नीति के द्वारा जिस तरीके की निर्णय लिए जा रहे थे, जिस तरीके की जो चीज़ें बाकी राज्यों पर, राजाओं पर, नरेशों पर थोपी जा रही थी, नवाबों पर थोपी जा रही थी, वो सभी चीज़ों से जो देसी राजा लोग हैं, इन लोगों को अपना अस्तित्व जो है वो असुरक्षित दिखने लगा, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसके साथ ही गवर्नर जनरल ने क्या किया, भारतीय शासकों को पंगु बनाने वाली संधियां उन पर थोपी, ठीक है ना। ऐसी संधियां बनाई जिससे उनके ऊपर ऐसी संधियां लागू की, थोपी उन पर जबरदस्ती, जिससे कि जो भारतीय हैं वो पूरी तरीके से पंगु हो जाएं, अपाहिज हो जाएं, है ना, ताकि वो अपने से कुछ भी न सोच सके, ना कुछ कर सके। इस तरीके की जो संधि है इनके ऊपर जबरदस्ती थोपी गई, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब देखो, इसमें वेल्जली की सहायक संधि इसी प्रकार की एक संधि थी, ठीक है ना। वेल्जली की सहायक संधि, ठीक है ना। पूछा जाएगा कि सहायक संधि किसकी है, तो किसकी है, वेल्जली की, ठीक है ना। तो वेल्जली की जो सहायक संधि है वो इसी प्रकार की एक संधि थी जो कि भारतीयों पर जबरदस्ती थोपी गई थी, उनको किस लिए, अपाहिज बनाने के लिए, उनको पंगु बनाने के लिए। क्लियर यहाँ तक की कहानी, सब कुछ क्लियर हो गई आपको। चलिए अब इसके आगे की कहानी को हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, इस संधि के द्वारा क्या किया गया, इस संधि के द्वारा जो राजा थे, जो नवाब थे, इनकी जो सैन्य शक्ति थी, ठीक है ना, इसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो सैन्य शक्ति समाप्त हो जाएगी तो ऑटोमेटिक जो है, जो राज्य बिना सेना के तो चलेगी नहीं ना, तो वो ऑटोमेटिक पंगु हो ही जाएंगे। तो इस तरीके की संधि इनके ऊपर जबरदस्ती थोपी गई और इसके अनुसार, इसके द्वारा क्या किया गया, राजाओं और नवाबों की जो सैन्य शक्ति थी इसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो थे, ये कुछ हमारे राजनीतिक कारण थे जो कि 1857 की क्रांति में भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं जो कुछ धार्मिक कारण हैं, ठीक है ना, उनको हम लोग अब देखते हैं। तो देखो, 57 के धार्मिक कारण, इसमें सबसे पहले है कि देखो 1813 ईस्वी से पहले भारत में, ठीक है ना, इसे समझिएगा कि 1813, ठीक है ना, ईस्वी से पहले भारत में ईसाई पादरियों को आने की अनुमति नहीं थी, ठीक है ना। वो लोग भारत में नहीं आते थे, लेकिन 1813 के बाद ये लोग भारत में, 1813 से ये लोग भारत में आने लगे। 1813 से पहले ये भारत नहीं आ सकते थे। अब इनका भारत आने का मुख्य उद्देश्य ही था भारतीयों को ईसाई बनाना, ठीक है ना। इनका भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारतीयों को ईसाई बनाना, इनका धर्म परिवर्तन कराना, ठीक है। और इसके लिए ये लोग बहुत कुछ करते थे, ठीक ना। ये लोग जो हिंदू हैं, जो मुसलमान हैं, इनके धर्म की जो है, ये ईसाई जो पादरी होते थे ना, ये हिंदू और मुसलमानों के धर्म की निंदा किया करते थे, ठीक है ना। उसको हमेशा अपमानित किया करते थे, उसकी निंदा किया करते थे, ठीक है। अब देखो, अंग्रेज भारतीयों को क्या करते थे और किस किस तरीके से जो है भारतीयों को ईसाई बनाने के लिए क्या क्या करते थे वो लोग। तो अंग्रेज भारतीयों को पद, धन और सम्मान, ठीक है ना, पद, धन और सम्मान, इनका लालच देकर भी ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरणा देते थे, ठीक है ना। बोलते थे कि आप जो है, हम आपको, आप ईसाई धर्म स्वीकार कर लीजिएगा तो आपको जो है हम अच्छे पद दे देंगे, आपको अच्छा धन देंगे, आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा, है ना।
आपका भाई स्टेटस हो जाएगा ना। तो लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपना धर्म परिवर्तन करना होगा। अगर आप मुस्लिम है तो ईसाई में कन्वर्ट होइए, आप हिंदू हैं तो ईसाई में कन्वर्ट होइए, ठीक है। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य ही था भारतीयों को ईसाई बनाना। क्लियर, यहाँ तक कि सभी जो पिक्चर है यह सब क्लियर आपके सामने, ठीक है। चलिए अब आगे की कहानी को हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलो देखो 1856 ईस्वी में ना एक पैतृक संपत्ति कानून बना, ठीक है। 1856 ईस्वी में एक पैतृक संपत्ति कानून बना और इसमें क्या बताया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर यदि कोई भी जो भी अपना धर्म परिवर्तन करेगा, ठीक है, तो उसे अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये जो कानून बनाया गया 1856 में, पैतृक संपत्ति याद रखिएगा, 1856 में पैतृक संपत्ति कानून बनाया गया और इसमें यह बताया गया कि कोई भी व्यक्ति जो अपना धर्म परिवर्तन करेगा उसे अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्लियर, चलिए आगे देखिए। अंग्रेजों ने भारतीय समाज में सुधार के लिए कुछ कानून बनाए, ठीक है। अंग्रेजों ने भारतीय समाज में सुधार के लिए कुछ कानून बनाए थे, जिसमें कि जैसे सती प्रथा, ठीक है। सती प्रथा का अंत किसने, विलियम बेंटिक ने, ये कानून किसके द्वारा ये पारित किया गया था, विलियम बेंटिक के द्वारा, ठीक है, 1829 में, ठीक है ना, 1829 में, ठीक है। और किसके कहने पर, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय के कहने पर विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में किया था, ठीक है। और दूसरा देखिए विधवा विवाह, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह जो है, ये जो कानून किसने बनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था, ठीक है ना। ये बनाया था 1856 ईस्वी में, ठीक है, 1856 में, ठीक है, 1856 में ये कानून बना था विधवा पुनर्विवाह का, जो कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनाया गया था। और किसने इसके लिए जोर दिया था, किसने इतना इसके विधवा पुनर्विवाह के लिए किसने कहा था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किसका नाम आता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। तो सती प्रथा का अंत में अगर कभी जैसे मैच फॉलोइंग आ जाता है ना, मैच ऑफ द फॉलोइंग आ जाता है, तो उसमें राजा राम मोहन राय को हमेशा सती प्रथा का अंत, ठीक है ना, तो किससे जोड़ेंगे आप, राजा राम मोहन राय, ठीक है। और विधवा पुनर्विवाह किसे जोड़ेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है ना। लेकिन गवर्नर जनरल कौन थे, तो सती प्रथा का अंत करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो था विलियम बेंटिक, ठीक है। और विधवा विवाह का लॉर्ड कैनिंग। क्लियर, और ईयर भी देख लीजिए, 1829 में सती प्रथा का अंत ये कानून बना था और विधवा पुनर्विवाह जो कानून है वो 1856 ईस्वी में बना था। तो कुछ जो इस तरीके के जो कानून है ये भारतीय समाज में जो जटिलताएं हैं उसको सुधारने के लिए ये बनाई गई थी। लेकिन इसका क्या असर होता है कि जो भारतीय है ना वह यह समझने लगते हैं कि अंग्रेज जो है वो भारत के धर्म और समाज दोनों को ही पूरी तरीके से मिटा देना चाहते हैं, ठीक है। हालांकि ये जो कानून बनाया गया सती प्रथा का अंत और विधवा विवाह, ये कानून बहुत ही सही कानून था, ठीक है ना। ब्रिटिश के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा ये बनाया हुआ जो ये कुछ जो कानून है ये बहुत ही सही कानून था। लेकिन भारतीयों को उस समय के समाज में भारतीयों को ऐसा लगने लगा कि जो अंग्रेज हैं वो हमारे धर्म और समाज को इस तरीके के कानून ला करके पूरी तरीके से मिटा देना चाहते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज हम बस यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बहुत सारी इसकी स्टोरी है, अभी बहुत लंबी स्टोरी है, तो हम इन सबको आगे के वीडियो में एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तब तक अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ठीक है। और आप मेरे वीडियो को शेयर भी जरूर करिए। और बच्चों आप मुझे कमेंट भी करिए, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए या और कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट भी जरूर करिए, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं फिर, बाय बाय।